स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। इतिहास का अध्ययन हम लोग क्रमबद्ध रूप से कर रहे हैं। जैसे हमने पहले ही आप लोगों को बताया था, कुछ चीजें जो हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिए। ये चीजें आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है और आपको कभी न कभी ये बात पता लग ही जाएगा कि जो मिल्की सर जो बता रहे हैं तो बिल्कुल 100% सही। जब आप वास्तव में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सिविल एस्पायरेंट हैं, तो ध्यान रखिए सिविल सर्विसेज में या सिविल एस्पायरेंट या सिविल को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि हम यदि किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उस विषय को एक क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए। उस विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए और किसी विषय पर अच्छी पकड़ तभी बन सकती है जब हम उसे एक क्रम से पढ़ेंगे, एक क्रमबद्ध अध्ययन के तौर पे पढ़ेंगे, यह समझते हुए कि उस विषय को समझने के लिए कौन कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है जिसे जानना हमें जरूरी है। इसी इतिहास में इतिहास को समझने के लिए शुरुआत में किस किस विषयों को जानना या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें जानना आवश्यक है, तभी हम इतिहास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उन सब चीजों की शुरुआत हमने शुरू में ही किया और आगे की वीडियोस भी यही रहेंगे, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम अच्छे से समझ सकें। यदि आपको कोई छिटपुट चीजें बता रहा है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में हमने एक क्रम से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया, उसके बाद हमने मानव विकास से क्रमबद्ध रूप से इतिहास का अध्ययन शुरू किया। ये इस प्रकार से पढ़ाया जिस प्रकार से हमने यूट्यूब पे पहली बार इस तरीके के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इतिहास को इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप इतिहास पे अच्छे तरीके से अच्छी पकड़ रख लें, जितना कि यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है या यूपीपीएससी के लिए आवश्यक है। यदि हम छोटी छोटी चीजें पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इतिहास को क्रमबद्ध रूप से न पढ़ा करके हम आपको सीधे पढ़ाते वैदिक सभ्यता, उसके बाद चले जाते गुप्त काल में, फिर आ जाते मौर्योत्तर काल में, फिर आते गुप्तोत्तर काल में। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ने में तो मजा आती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में यदि इस प्रकार से हम टीचिंग करते तो वास्तव में हम आपके हितैषी नहीं है, बल्कि आपके कैरियर से हम खिलवाड़ खेल रहे हैं इस छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाकर, जहां पे आप थोड़ा बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन यह जो वीडियोस होगा, इस प्रकार के जो वीडियोस होंगे, वो वीडियोस आपको फाइनल सिलेक्शन पर कभी नहीं ले जा सकते। ध्यान रखिए, कभी भी नहीं ले जा सकते। यदि कोई वीडियोस बनाता है, इससे अगर भूगोल की हम बात करें, यदि कोई भूगोल में बनाता है सिंधु नदी तंत्र, कावेरी नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, तो वास्तव में आपके कैरियर से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जो आपको छोटे छोटे इस प्रकार के वीडियोस दिए जा रहे हैं, भूगोल पे आपकी अच्छी पकड़ तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप फिजिकल ज्योग्राफी को क्रमबद्ध रूप से न पढ़ें, जब तक कि हमें यह न पता चले कि नदी का निर्माण कैसे होता है, नदी निर्माण में कौन कौन सी चीजें भूमिका निभाती हैं, इसके कौन कौन से थ्योरी है, सिद्धांत है, तब तक नदी पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं। यूपीएससी यदि क्रैक करना है, यदि आप यूपीएससी टारगेट को लेकर के चल रहे हैं, तो आपको यूपीएससी की तरफ सोचना होगा, उस लेवल तक जाना होगा जिस लेवल तक यूपीएससी पूछता है, और वो लेवल छिटपुट वीडियो से कभी आने वाला नहीं। आप चाहे लाख पढ़ लीजिए, लेकिन कभी भी वो लेवल नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंट कभी भी बूस्टअप नहीं होगा। यह फीलिंग आपको तब आएगी जिस दिन हम इतिहास एंड करेंगे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, उस दिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के मैक्सिमम प्रश्न हम कर सकते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री पे जो कंसेप्चुअल पकड़ होनी चाहिए, जो अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए, वह समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमें प्राचीन इतिहास समझ में आता है, हमने प्राचीन इतिहास को समझा है, न केवल पढ़ा है बल्कि समझा है हमने प्राचीन इतिहास को। और जिस प्रकार से आपको समझाया जाएगा यहाँ पे, यानी हमारे द्वारा जो एंशिएंट हिस्ट्री, वो इस लेवल तक होगा कि अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन घुमा करके पूछे, चाहे प्री में पूछे या मेंस में पूछे, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। यानी वहां आप उस लेवल पे होंगे कि आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं, लिखने के कंडीशन में होंगे। यदि आपको छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, अगर उल्टा सीधा वीडियो डालते, क्रम से नहीं डालते, क्रमबद्ध अध्ययन नहीं कराते, तो आप छोटी छोटी चीजें जान तो जाते हैं, लेकिन आपको फाइनल सिलेक्शन तक कभी लेके जाने वाला नहीं। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों से जुड़ने से भी बचिए जो आपको आपके कैरियर से खेलते हैं और छोटी छोटी फालतू वीडियो डाल करके अपना व्यू बढ़ाते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिए, ये चैनल आप लोगों का चैनल है, तो आप लोगों के साथ कभी भी इस चैनल पे बेईमानी नहीं होगी। जो वादा किया जाएगा वो वादा निभाया जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का हम वादा कर रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री अभी शुरुआती चरण में हम लोग पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पूरा कंप्लीट कराएंगे हम, वेल अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। लगभग 100 वीडियोज के आसपास जाएगा, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, लेकिन 100 वीडियोज आप देखेंगे। 35 से 40 मिनट की जो वीडियोज होगा, वो सारे वीडियोस देखने के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री पे एक मजबूत पकड़ होगी जो यूपीएससी के लेवल तक होगी। ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के 2 वीडियो जा चुके हैं। 2 वीडियोज में जो व्यू रहा है काफी अच्छा रहा है,
काफी लोगों ने उसे सराहा भी, खासतौर से इलाहाबाद के कोचिंगों वालों थोड़ा दिक्कत हो रही है ज्यादा, किस प्रकार की वीडियोस क्यों मतलब डाले जा रहे हैं, तो वो उससे टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो काम होगा वो ईमानदारी से होगा और अच्छा काम होगा। हिमरोज मिल्की झूठ नहीं बोलता है कभी, जो बोलता है तो सही बोलता है। एक इन्फॉर्मेशन हमारे जो वीडियो बैच के बच्चे थे काफी प्रेशर दे रहे हैं, तो उन्हें बता देते हैं कि समय बहुत कम है और वीडियो बैच के लिए अभी हम कुछ कर नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। अभी पूरा तैयारी है, यूपीपीसीएस 2019 को लेकर के हमारी ये क्लासेस चल रही है और यूपीपीसीएस चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से मैक्सिमम कम से कम 50 से 60 जो बच्चे हों प्री में क्वालिफाई करें, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम बात करें, कम से कम, ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, तो वहां तक गाइडलाइन देंगे कि यूपीपीसीएस 2019 के लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। यूपीएससी 2019 के लिए कि यूपीएससी अगर हमारे साथ आप टारगेट में, हमारे साथ अगर आप टारगेट करते हैं, यूपीएससी हमारे साथ लिंक होते हैं, तो आप यूपीएससी 2019 नहीं बल्कि यूपीएससी 2020 के बारे में सोचिए, ताकि 2019 जून में एग्जाम होगा, उसके लिए यूपीएससी के लिए अभी हमारे पास इतने पर्याप्त समय नहीं है कि हम वीडियोस के माध्यम से आपको यूपीएससी 2019 प्री तैयार करा दें। 2020 टारगेट करिए, वहां तक आपको प्री और मेंस दोनों हम तैयार करा देंगे यूपीएससी, और उस कंडीशन में होंगे कि आप यूपीएससी 2020 के मेंस लिखेंगे और मेंस में भी अच्छा करेंगे। अभी यूपीपीसीएस प्री 2019 को लेकर के बिल्कुल टारगेट कर लीजिए, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आप यूपीपीसीएस प्री आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी 2020 को टारगेट करिए हमारे साथ और यूपीपीसीएस 2019 को टारगेट कर लीजिए। ध्यान रखिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी में एक चीज का अंतर है कि यूपीएससी में अटेम्प्ट की गणना होती है, लेकिन यूपीपीएससी में अटेम्प्ट की गणना नहीं होती। यदि आपका कंपलसरी अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो आप यूपीएससी 2020 को टारगेट करिए, 2019 को पोस्टपोन कर दीजिए। 2020 तक अपने आप को पूरी तरीके से वेल मेंटेन कर लीजिए, प्री मेंस तरीके से पढ़ कर। तो इतिहास के 2 वीडियो जा चुके हैं, ये तीसरा वीडियो होगा इतिहास का, जो पार्ट 2 के तौर पे जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जा रहा है, ध्यान रखिए। ये इतिहास यहाँ पे जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है वैसा इतिहास कहीं भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी की भी क्लास हम लेंगे, जल्दी ही शुरू करेंगे ज्योग्राफी। तो आप लोग देखिएगा, तुलना कराइएगा कि ज्योग्राफी को किस प्रकार से अन्य जगहों पे पढ़ाया गया है और यहाँ पे किस प्रकार से पढ़ाया गया। अभी फिलहाल में हम लोग इतिहास क्लास ले रहे हैं, जल्दी ही ज्योग्राफी की भी क्लासेस शुरू होंगी। तो आपको 2 चीजें यहाँ मिलेगी, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी मिलेगी और ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत अभी फिलहाल में नहीं है, जब तक हमारे साथ है। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं रातों दिनों, का आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियोस लाएं जो आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ बर्निंग इशू पे भी हमें वीडियोस लेने हैं, करंट अफेयर्स के भी वीडियोस यहाँ पे लिया जाएगा। हम जो है कि मंथली बेस पे करंट अफेयर की वीडियोस लेने के मूड बन रहा है, एक तरीका मतलब खोजा जा रहा है कि मंथली बेस पे आपको करंट अफेयर तैयार कराते चले, ताकि यूपीपीसीएस 2019 यहाँ से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन। कम से कम हमने 50 टारगेट रखा है कि मिनिमम 50 बच्चों को तो यहाँ पे सिलेक्ट कराना ही कराना है यूपीपीसीएस 2019। जिनका 50 लोगों का प्री निकलेगा उन्हें हम मेंस के लिए इलाहाबाद में प्रॉपर वे में इलाहाबाद में बुला करके और अपने गाइडेंस में अपने अंडर उनका मेंस की तैयारी करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, 50 लोग इंशाल्लाह फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। मैक्सिमम जितने लोग हो सकते हैं वो ज्यादा बेटर होगा हमारे चैनल के लिए। तो मेहनत आप लोगों को करनी है, बाकी आप लोगों से ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखिए। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो ध्यान रखिए, हिस्ट्री शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था, हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। किसने? हेरोडोटस ने। इसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक में इसने हिस्ट्री शब्द का फर्स्ट टाइम प्रयोग किया था। ये जो हेरोडोटस था, इसी को इतिहास का जनक भी माना जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता है। यानी फर्स्ट टाइम इतिहास या हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? हेरोडोटस ने किया अपने बुक हिस्टोरिका में, और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता है। देखिए, दीपावली का 8 तारीख है, दूसरा दिन है, तो बाहर पटाखे छूट रहे हैं, तो आप लोगों को आवाज शायद सुनाई देती है पटाखों की, उससे आप लोग ज्यादा इरिटेट मत होइएगा पटाखों की आवाज से। बाहर इलाहाबाद में काफी धूम धड़ाका मचाया जा रहा है, तो ये आवाज आप लोगों को जा रही होगी, तो उससे आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक माना जाता था। ये जो हेरोडोटस था, ये ईरान के हखामनी वंश में, हखामनी वंश का संरक्षण प्राप्त था इसे। यानी ईरान का एक हखामनी वंश था, जिससे भारत में भी आक्रमण होता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे
ईरान के हखामनी वंश के द्वारा ही भारत में पहली बार आक्रमण किया जाता है। तो उसी वंश के तहत ये प्रोटेक्टेड था, यानी उसी वंश में रहता था हखामनी वंश में। ये हखामनी वंश का शासक ईरान से लेकर के लगभग सिंधु तक पहुंच चुका था। यूनान और सिंधु हखामनियों का शासन था यहाँ। तो ये हेरोडोटस ईरान के हखामनी वंश के शासन में प्रोटेक्टर था, यानी संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इसने पहली बार इतिहास हिस्ट्री शब्द का पहली बार इसने प्रयोग किया और इसे ही इतिहास का जनक भी माना जाता है। ठीक, यहाँ पे क्लियर है। अगर हम लोग भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री के जनक की बात करें हम लोग, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो ध्यान रखिए, इंडियन हिस्ट्री में जो नाम आता है भारत का नामकरण, भारत का नामकरण की बात की जाए तो भारत को दो नामों से जाना जाता है। एक तो जाना गया इंडिया, दूसरा जाना गया भारत। सॉरी, तीन नामों से भारत को जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान और तीसरा नाम भारत। इन तीनों नामों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है हम लोग इसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत के नामकरण से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है, इवन के आईएएस इंटरव्यू में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यूपीएससी में भी पूछा गया, यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। अगर इंडिया की बात करें तो ध्यान रखिए, इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया। यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया। ये जो है सिंधु नदी को इंडोस नदी कहते थे। उन्होंने सिंधु का उच्चारण किया, सिंधु नदी को इंडोस के रूप में उच्चारण किया, इसी इंडोस से बन गया इंडिया। यानी इंडिया का जो नामकरण हुआ किसके द्वारा हुआ? यूनानियों के द्वारा नामकरण किया गया इंडिया का। जब हिंदुस्तान की हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान का नामकरण पारसियों के द्वारा किया गया, पारसियों या ईरानियों के द्वारा। ये जो पारसी होते थे, ये एच का उच्चारण जो ह होता था, सॉरी स का उच्चारण ये ह के रूप में करते थे, यानी एस का उच्चारण ये करते थे ह। जो सिंधु नदी होती थी, उन्होंने सिंधु नदी को कहा हिंदू नदी। ध्यान रखिए, तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदू बन गया। तो वास्तव में जो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग थे, सिंधु नदी के पास में रहने वाले लोग, उसके क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बोला गया हिंदुस्तान। ये सिंधु को यानी स को उच्चारण करते थे ह में, तो स से सिंधु, सिंधु ने कह दिया हिंदू, और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को बोल दिया गया हिंदुस्तान या हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम आया पारसियों या ईरानियों से। ये ईरानी जो पारसी, ये पर्शियन शब्द है हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा। ये जो हिंदुस्तान है ये फारसी शब्द है, हिंदुस्तान फारसी शब्द है, जबकि जो यूनानी ये इंडिया ग्रीक शब्द है। ये तो हो गया नामकरण से कि किस प्रकार से नामकरण किया गया। लेकिन दोनों के अर्थों से बात किया जाए तो सिंधु का जो मतलब होता है, सिंधु का जो प्रयोग किया गया वो सूती वस्त्र के लिए किया था। किसने किया था? सबसे पहले मेसोपोटामिया, इराक के लोगों ने, मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु से सूती वस्त्र का उद्योग किया, और इसी सिंधु से, ध्यान रखिए, सूती वस्त्र उद्योग का प्रयोग किया गया। यहाँ पे जो हिंदुस्तान यूज होता है, तो यहाँ पे भी सिंधु का मतलब होता है सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इराक के लोगों ने सिंधु से सूती वस्त्र का प्रयोग किया। यहाँ इंडिया जो इंडोस से निकलता है, इंडोस से निकलता है, इसका मतलब होता है सूती वस्त्र। यानी इंडियन की बात किया जाए तो इंडियन यहाँ से निकल के आ गया कि सूती वस्त्र पहनने वाले जो लोग थे उन्हें बोला गया इंडियन। तो दोनों प्रकार से हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से सिंधिया और हिंदुस्तान आता है। यानी इंडिया को लेकर के दो व्याख्याएं आती हैं। एक तो आता है जो यूनानी थे वो सिंधु नदी को इंडोस नदी बोले, तो इंडोस से बन गया इंडिया सब। दूसरा आता है कि इंडियन या इंडोस का, इंडियन का जो मतलब होता है, इंडिया का जो मतलब होता है वो होता है सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र पहनने वाले लोग को इंडियन बोल दिया गया या इंडिया बोल दिया गया, जो सूती वस्त्र जहाँ पे होता है। दूसरा आता है हिंदुस्तान। जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिंधु नदी की बात करते हैं, तो सिंधु का भी मतलब होता है सूती वस्त्र, और इसका प्रयोग किया था मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे, इराक के लोगों ने। तो यहाँ से सिंधु से भी सूती वस्त्र उद्योग आता है, यानी सूती वस्त्र की बात की जाती है, और यहाँ इंडिया से भी सूती वस्त्र की बात की जाती है। दो व्याख्याएं आती है, एक नामकरण को लेकर के आता है, दूसरा वस्त्र उद्योग को लेकर के आता है, वस्त्र को लेकर के आता है। तो ध्यान रखिए, जो सर्वाधिक मान्य है कि ये नामकरण को लेकर के माना जाता है, लेकिन दोनों चीजों का आप लोग ध्यान है,
इंडिया क्या है, इंडियन का मतलब होता है, इंडिया का मतलब होता है सूती वस्त्र, तो इंडिया जहाँ सूती वस्त्र होता है उसे बोला गया इंडिया। यहाँ पे सिंधु का मतलब भी होता है सूती वस्त्र, तो जहाँ पे सिंधु, जहाँ सूती वस्त्र होता है उसे सिंधु बोल दिया गया। यहाँ पे इंडिया शब्द जो दिया गया यूनानियों के द्वारा दिया गया, जो सिंधु नदी को इंडोस नाम से बोलते थे और इंडोस से निकल के आ गया इंडिया। कि हिंदुस्तान जो शब्द दिया गया वो फारसियों का शब्द है, ईरानी या पारसियों द्वारा दिया गया। ये स को ह में उच्चारण करते थे, सिंधु नदी से हिंदू नदी आ गया और हिंदू नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान बोला गया। हम आते हैं भारत के नामकरण के ऊपर कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो 3 नाम हम लोगों ने देखा, इंडिया देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान, और तीसरा हम लोग देख लेते हैं भारत। भारत नामकरण को लेकर भी 3 मान्यता, एक मान्यता है जैन धर्म की, दूसरी मान्यता है हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म, हिंदू या ब्राह्मण धर्म की, और तीसरी मान्यता है वेदों की मान्यता है, वैदिक काल की। यानी भारत नाम, जो भारत नाम पड़ा वो भारत से आता है। तो जैन धर्म में माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत, यह राजा था। इसके नाम पे, यानी कि ऋषभदेव के पुत्र के नाम पे जैन ग्रंथों में आता है कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, तीर्थकर बोला जाता है उन्हें जो जैन धर्म का प्रचार किया, इन्हें पैगंबर के तौर पे जाना जाता है। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे तो वहां हम लोग बात करेंगे तीर्थकरों के बारे में। यहाँ पर ध्यान रखिए, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र का नाम था भरत और इसी के नाम पे भारत नाम हमारे देश का पड़ गया। दूसरा आता है हिंदू या ब्राह्मण धर्म की बात किया जाए तो हिंदू या ब्राह्मण धर्म के अनुसार, हिंदू या ब्राह्मण धर्म के अनुसार माना जाता है कि दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र का नाम, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में एक कबीला था त्रिस्तु कबीला। त्रिस्तु कबीला के मुखिया का जो नाम था, जो मुखिया था, मुखिया का नाम था भरत और इसी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। ये ध्यान रखिए। तो 3 मत हमारे सामने आ गए, ये तीनों मतों को ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का मत आया जहाँ पे ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे उनके पुत्र का नाम था भरत, जिससे भारत नाम पड़ा। हिंदू या ब्राह्मण धर्म की बात की जाए तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत, जिससे पड़ा हमारे देश का नाम भारत। और वैदिक काल की बात किया जाए तो यहाँ त्रिस्तु नाम के एक कबीला था वैदिक एज में। जब हम लोग वैदिक एज पढ़ेंगे तो वहां पे समझ आप लोगों को और डिटेल में हम बताएंगे। तो वैदिक एज में त्रिस्तु नाम का कबीला था जिसका मुखिया था भरत, उसी के नाम पे हमारा देश का नाम पड़ गया भारत। वर्तमान में जो सर्वाधिक मान्य मान्यता है इन तीनों में से, तो ये वैदिक एज वाली मान्यता को माना जाता है कि यहाँ त्रिस्तु नाम का जो कबीला था जिसका मुखिया था भरत, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ गया भारत पड़ गया। तो यहाँ तक नामकरण हो गया, आप लोगों को क्लियर हुआ, यहाँ समझ में आया? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको जरूर क्लियर करिएगा। ध्यान रखिए, हमने बताया, पहले ही बताया कि इतिहास को बिल्कुल नए तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और पूरे समझ के साथ पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ से समझ लेंगे, फिर दोबारा आपको कहीं भी समझने की जरूरत नहीं होगी, ना किसी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत होगी, ना किसी ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत होगी। ये ध्यान रखिए। तो ये चीजें यहाँ पे समझ में आए, भारत नामकरण किस प्रकार से हो गया भारत का। अब हम लोग इतिहास की अगर बात करें, इंडियन हिस्ट्री का जो जनक माना जाता है, यानी भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास को माना जाता है। ये ध्यान रखिए, इतिहास का जनक किसे माना गया था? हेरोडोटस को माना गया था, लेकिन भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास को माना जाता है। भारत में इतिहास की अगर बात किया जाए तो इतिहास में तिथि क्रम के साथ भारत में पहली बार तिथि क्रम तथा धर्मनिरपेक्ष इतिहास का लेखन इतिहास का लेखन कल्हड़ के द्वारा किया गया था। कल्हड़ के द्वारा किया गया था, जिसके पुस्तक का नाम था राज तरंगड़ी। जिसके पुस्तक का नाम था राज तरंगड़ी, राज
तरंगड़ी नाम था, और इस राज तरंगड़ी पुस्तक में उसने कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया। किसके इतिहास का? कश्मीर के इतिहास का। यह जो पुस्तक थी ये 12वीं शताब्दी की पुस्तक थी, जो 1149 ईस्वी में पूरी हो जाती है लिख करके। यानी राज तरंगड़ी में जो कल्हड़ लिखता है इतिहास, तो कल्हड़ कश्मीर के इतिहास का जिक्र करता है। इसे माना जाता है कि ये पहली बार भारत में इस प्रकार के इतिहास लिखा गया जो तिथि क्रम के अनुसार इतिहास था, वो धर्म निरपेक्ष इतिहास लिखा गया। ये ध्यान रखिए। और हम लोग करते हैं इतिहास को हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम लोग हिस्ट्री में बढ़ते हैं तो इतिहास की 3 कालखंडों की हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री के 3 कालखंडों की बात किया जाता है। इन तीनों कालखंडों को अच्छे से समझिए। एक होता है प्री हिस्ट्री होता है, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा होता है हिस्ट्री। यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, इसे बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और इसे बोला जाता है ऐतिहासिक। तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। यानी इतिहास को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हिस्ट्री के 3 कालखंडों की हम लोग बात कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक, और हिस्ट्री को बोला जाता है ऐतिहासिक। तीनों का जो डिवाइडेशन किया गया है वो साक्ष्यों के आधार पे किया गया है। जब प्राग इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो ये इतिहास का प्रारंभिक काल था, यानी मानव का ये प्रारंभिक काल था, मानव का प्रारंभिक काल था। यहां मानव जंगलों में रहता था, जंगलों में रहता था और पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति पर निर्भर का मतलब हो गया कि पूरी तरीके से नेचर पे ही डिपेंड था। जंगलों में रहना, फिर जंगलों में जो कंदमूल पत्ते वगैरह खा करके जीवन यापन करना, जो पत्थर के जो गुफा वगैरह बने होते थे उसी में रहता था, पत्थरों की गुफाओं में, पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। यानी यहाँ पे प्री हिस्ट्री की बात करें तो इतिहास का वह कालखंड होता है जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इनके इस इतिहास के जानने का जो स्रोत होता है उस समय के जो मनुष्य थे उनके द्वारा प्रयोग किए गए औजार होते हैं। यानी यहाँ पे जो साक्ष्य या स्रोत की बात किया जाए तो उस समय उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो हथियार होते हैं, औजार होते हैं, जो पत्थरों के बने होते थे, वही यहाँ इस इतिहास को जानने का साक्ष्य होता है। तो अगर प्री हिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करेंगे तो यहाँ बोलेंगे कि इतिहास का वह कालखंड जब मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, और इस कालखंड को जानने का जो स्रोत था वो स्रोत था उनके द्वारा प्रयोग किए गए हथियार। अभी यहाँ पे लिखित साक्ष्य इतिहास का नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए। एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका भी आता है कि यहाँ पे मानव प्रारंभिक काल था, मानव के ये जंगलों में रहता था, प्रकृति पर निर्भर था और पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था, पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। ठीक, पत्थरों के हथियारों का प्रयोग करता था। यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, लिखित साक्ष्य का अभाव है। यानी इतिहास का वह कालखंड जहाँ पे लिखित साक्ष्य का अभाव, ये ढेर सारी विशेषताएं हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल, तो यहाँ आता है पाषाण काल। पाषाण काल को इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है। पाषाण काल का मतलब पूरा पाषाण काल होता है, सभी पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यानी जो पाषाण काल होता है, फुल पाषाण काल, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये टोटल जो पाषाण काल वाला जो समय है, जो पीरियड है, जो एज है, वह प्री हिस्ट्री के तहत आता है, प्राग ऐतिहासिक के तहत आता है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि पाषाण काल को हम इतिहास के किस कालखंड में रखेंगे। ये रखा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है पाषाण काल को, ध्यान दें। अब हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री के तहत। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट्स बनाते चलिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से नोट्स बनवा रहे हैं। अच्छा नोट्स बनाइए, नोट्स आपके बहुत ही काम आने वाला है। वो तब तक नोट्स काम आएगा जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले लेते। फिर हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे, आते हैं इतिहास की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पे आ जाते हैं। प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वह कालखंड है जहां
लिखित साक्ष्य तो मिलता है, यानी लिखित साक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पे, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। यानी प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि इतिहास का वह कालखंड है जहां पे लिखित साक्ष्य तो मिलता है, यानी उनके द्वारा लेखन शैली का प्रयोग किया जाने लगा था, वो लिखने लगे थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। यानी कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हुए भी इस साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्री के तहत हम लोग रखते हैं। ध्यान रखिए, यानी यहाँ पे दो चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखने की परंपरा शुरू हो गई थी, ये लिखने लगे थे, बोलने लगे थे, लेकिन इन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, जो उन्होंने लिखा, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। उन्होंने कौन सी लिपि का प्रयोग किया ये बिल्कुल स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है, वर्तमान तक नहीं हुआ है। और ऐसे कालखंड को हम प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखते हैं। और इस कालखंड के तहत भारतीय इतिहास में दो को शामिल किया जाता है। एक शामिल किया जाता है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी उसे बोलते हैं, और दूसरा बोला जाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति। यानी दो कालखंड ऐसे हैं जहां पे पढ़ा तो गया है, यानी लिखा तो गया है सॉरी, लेकिन इनके लिखित इतिहास को पढ़ा नहीं गया। यानी यहाँ पे अगर इतिहास के स्रोत की बात करें कि इनके स्रोत क्या हो सकते हैं प्रोटो हिस्ट्री के जानने का, तो इनका स्रोत क्या हो सकता है, इनका पुरातात्विक स्रोत होगा। पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी होगा। साहित्यिक स्रोत होगा कि इन्होंने लिखे थे, भले पढ़ा नहीं गया है, लेकिन स्रोत के तौर पे मिल जाता है। यानी प्रोटो हिस्ट्री के जो सोर्स हो जाएंगे, एक होगा पुरातात्विक स्रोत इस इतिहास को जानने का, और दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। यानी दो स्रोतों के माध्यम से हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को समझते हैं। और भारत में आद्य ऐतिहासिक काल को रखा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालखंड के तहत हम लोग शामिल करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग इतिहास समझिए। जो हिस्ट्री है, इतिहास है, हिस्ट्री इतिहास का वह कालखंड होता है, यह इतिहास का वह कालखंड होता है जहां लिखित साक्ष्य मिलता है, इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है, इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सकता है। यानी वह कालखंड इतिहास का जहां पे लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उस कालखंड के, और उस लिखे हुए साक्ष्य को हमने पढ़ने में भी सफलता प्राप्त कर लिया है, तो उसे बोला जाता है हिस्ट्री या इतिहास बोलते हैं, या इतिहास बोला जाता है। यानी यहाँ पे यदि इसके स्रोत की हम लोग बात करें, इतिहास को जानने की स्रोत, तो यहाँ पे स्रोत तीन हो जाते हैं। पहला स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत मिलता है, यानी पुरातात्विक माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं। दूसरा स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत होता है, यानी साहित्य को भी जानते हैं हम लोग, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा स्रोत होता है विदेशियों का विवरण, यानी जो विदेशी आते हैं वह भी इतिहास के बारे में कुछ लिखते हैं, विदेशी विवरण भी इतिहास के तहत शामिल किया जाता है। यानी जो स्रोत, अगर सोर्स हम लोग देखते हैं तीनों कालखंडों को जानने की उसके बारे में, तो तीनों कालखंडों के सोर्स बिल्कुल अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। यानी आद्य इतिहास प्रागैतिहासिक की बात करें, प्री हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे जो सोर्स मिलता है उनके द्वारा प्रयोग किए गए हथियार या औजार, यानी कि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही प्राप्त होते हैं। जब हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं, आद्य इतिहास से काल आते हैं, तो यहाँ पर स्रोत तो दो मिल जाते हैं हमें, यानी कि पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है उनके द्वारा और साहित्यिक स्रोत भी मिलता है, लेकिन साहित्यिक स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका था। जब हम लोग इतिहास में आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पे स्रोत तीन हो जाते हैं। यानी पुरातात्विक स्रोत तो मिलता ही है, जो पुरातत्व खुदाई से प्राप्त होते हैं, उसके अलावा साहित्यिक स्रोत भी मिलता है। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ विदेशियों की विवरण भी प्राप्त होती है, यानी विदेशी आते हैं उस देश में, हमारे देश में जैसे विदेशी आए तो हमारे देश के बारे में लिखे, तो इनके बारे में जैसे मेगास्थनीज, इंडिका वगैरह, फाहियान, इस्सिम वगैरह ढेर सारे विदेशी आते हैं प्राचीन काल में, जो भारत के संबंध में भी कुछ न कुछ लिखते हैं। इस वजह से विदेशियों की विवरण को भी शामिल किया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ है इतिहास को जानने के लिए। अब हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, उस स्रोत को हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के स्रोत को दो भागों में बांट देते हैं।
एंशिएंट हिस्ट्री को जानने का स्रोत। एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तीन भागों में बांट देते हैं। पहला हम लोग बांट देते हैं पुरातात्विक स्रोत, इस पुरातात्विक स्रोत के तहत कई पार्टों को शामिल किया जाता है, जैसे अभिलेख, अभिलेख के बाद आएंगे सिक्के, भवन एवं स्मारक, भवन एवं अभिलेख हो गए। चलिए तो हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के तहत हम लोगों ने देखा अभिलेख, सिक्के हो गए, भवन स्मारक हो गए, उसके बाद मूर्तियां, चित्रकला और मृद भांड। ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं प्राचीन इतिहास को जानने के। यानी हम लोग अभिलेखों के माध्यम से देखेंगे, जो इनक्रिप्शंस होते हैं, अभिलेख होते हैं जो राजाओं के द्वारा आदेश जारी किए जाते थे और किसी पत्थर पे, शिलालेख पे उस आदेश को उत्कीर्ण करा दिया जाता था, उसे बोला जाता था अभिलेख। यानी जो राजा आदेश देते थे, उनके कई सारे आदेश होते थे जो अलग अलग जगहों पे पत्थरों पे उत्कीर्ण करा करके उस जगह पे स्थापित कर दिया जाता था, शिलालेखों पे स्थापित कर दिया जाता था, गुफाओं में स्थापित कर दिया जाता था। तो ऐसे लेखों को ही अभिलेख कहा जाता है। यदि वो जैसे कि शिला पे अगर वो लेख लिखे जाते हैं तो उसे बोला जाएगा शिलालेख, यदि गुफा में लिखा गया तो बोला जाएगा गुफा लेख, स्तंभ पे यदि वो आदेश दिया गया तो बोला जाएगा स्तंभ लेख। ऐसे सारे लेखों को ही अभिलेख बोलते हैं। उसके बाद सिक्के, राजाओं ने प्राचीन काल में जो सिक्के जारी किए उनसे भी उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से सिक्कों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद भवन एवं स्मारक, इन्होंने जो भवन बनाया, स्मारक बनाया, उससे भी कुछ ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। कि मूर्तियों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। चित्रकला यानी पेंटिंग, उसके बाद मृदभांड, पोटरी। मृदभांड का मतलब होता है जो मिट्टी के बर्तन थे, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी जैसे जैसे हम विकास के चरण पे जाते हैं, जैसे मिट्टी शुरू में लोहा नहीं प्राप्त हुआ था, लोहा प्राप्त न होने से उस समय के मृदभांड अलग होते थे, लेकिन लोहा प्राप्त होने के बाद मृदभांडों में थोड़ा चमक पैदा होता है, मृदभांडों में चेंजिंग आता है, लोहे से पॉलिश वगैरह कई तरीके के काम किए जाते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं चेंजिंग आता है इतिहास को लेकर के। तो पुरातात्विक स्रोत तक हम लोग देखा ये। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो स्रोत होगा वो होगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात की गई तो ये साहित्यिक, भारत में दो प्रकार के साहित्य होते हैं। एक हो गया लौकिक साहित्य, इसे बोला जाता है सेकुलर लिटरेचर, और दूसरा होता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के तहत वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि को शामिल करते हैं, जहां पे हम लोग धार्मिक साहित्य में अध्ययन करेंगे। लौकिक साहित्य के ढेर सारे धर्मनिरपेक्ष जो लेखक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा, उसे हम लोग लौकिक साहित्य के तौर पे देखते हैं। उसके बाद तीसरा जो इतिहास का जो आता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, हम यहाँ पे मिटा रहे हैं इतिहास के स्रोत। तीसरा आता है विदेशी विवरण या विदेशी साहित्य। इन साहित्य को भी हम देख लेंगे, विदेशी विवरण। अगर विदेशी विवरण की बात की जाए तो विदेशी विवरण में तीन आते हैं। एक आते हैं यूनानी लेखक, दूसरा चीनी लेखक, और तीसरा आते हैं अरबी लेखक। इनके माध्यम से भी भारतीय इतिहास को लिखा गया, एंशिएंट हिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री को जानने का जो स्रोत है, उन स्रोतों के बारे में एक क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्रम हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों के बारे में हम लोग जानते हैं, जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और हर बार एक दो प्रश्न जो वहीं से आ जाता है सीधे सीधे। ध्यान रखिए, जिस प्रकार से यहाँ इतिहास को हमने जिस वे में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इस प्रकार से कहीं भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जिस वे में, जिस तौर पे हम इतिहास को पढ़ा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि मिल्की सर ने जो पढ़ाया है, इमरोज सर ने, वो कितना बेनिफिशियल है, हमारे लिए कितना लाभदायक रहा है। अन्य जगह पढ़ेंगे बहुत उलझा करके रख दिया जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करवाया जाएगा, एनर्जी और कम चीजें प्राप्त होंगी। यहाँ पे कम मेहनत करके आप ज्यादा चीजों को ले लीजिए। इमरोज मिल्की बार बार नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिए। इमरोज मिल्की यदि आप लोगों को मिला हुआ है तो ईश्वर की एक देन है। ध्यान, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए।
आप यहाँ से बहुत कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं। जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, उन्हें पता है कि मिल्की सर थोड़ा हटके हैं, वो अन्य टीचरों से वो वही चीजें बताते हैं जो कंपटीशन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। इसका प्रभाव कई सारे लोगों ने देखा है हमारे टीचिंग का भी। ऑफलाइन में काफी बच्चे ऑफलाइन में इस चीज को जानते हैं, मानते भी हैं कि बिल्कुल हमने कई जगहों कोचिंग के, काफी लोग कई जगह कोचिंग करने के बाद भी हम उन्हें लगा कि यहाँ पे जो चीजें मिल रही है मिल्की सर के द्वारा, हिंदोज सर के द्वारा, वो बहुत ही सटीक चीजें मिल रही है, जो काम की चीजें हैं। कई सारे लोग जो सिलेक्टेड हैं, IPS हैं, IAS हैं, उनसे भी कई सारे लोगों के दोस्त रिश्तेदार सिलेक्टेड है, वो भी जब बातें करते हैं तो उन्हें भी लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे सही चीजें, सही गाइडलाइन हिमरोज सर के द्वारा दिया जा रहा है। तो उनसे आप जुड़िए, ये ध्यान रखिए, आप लोगों को फर्क भी महसूस होगा, हमारे वीडियोस में फर्क महसूस होगा। जो वीडियोस आप चैनल पे देखेंगे, अभी कम ही वीडियोस है, लेकिन वो वीडियोस अन्य चैनलों से हट करके वीडियोस है, जहाँ पे आपको लगा होगा कि यहाँ पे चीजें काम की मिल रही हैं, वो बिल्कुल उस तरीके से मिल रही हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों की बात कर लेते हैं। अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इसे। तो अभिलेख की अगर बात किया जाए तो अभिलेख को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है विदेशी ऐसे अभिलेख, विदेशों में प्राप्त अभिलेख, विदेशों में प्राप्त अभिलेख यानी विदेशों में प्राप्त अभिलेख जिनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती हो या जहां पे भारत का जिक्र किया गया हो, ऐसे अभिलेखों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद भारत के जो अभिलेख रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, यानी विदेशों में प्राप्त अभिलेख और भारतीय अभिलेख। अगर विदेशों में अगर बात किया जाए तो पूरे विश्व में जो सबसे प्राचीन अभिलेख था, यानी अभिलेख पूरे विश्व में जो सबसे पहली बार प्राचीन सबसे अभिलेख माना जाता है, वो मध्य एशिया के बोगजकोई में प्राप्त मित्ताली अभिलेख को माना जाता है। ये मध्य एशिया का है, इंडोनेशिया की बात की जा रही है। जो मध्य एशिया में एशिया माइनर एक जगह है, मध्य एशिया का एशिया माइनर जगह में एक अभिलेख मिला था, मित्ताली अभिलेख, जो माना जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ये जो मित्ताली अभिलेख था वास्तव में दो राजा थे, दोनों राजाओं ने एक संधि किया था, यानी दोनों राजाओं ने एक समझौता किया था। वह जो समझौता किया गया था ईश्वर को साक्षी मान करके किया गया था। तो उस समझौते जब किया गया दोनों राजाओं के द्वारा, तो उस समझौते में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, यानी चारों देवताओं को साक्षी मान करके दोनों राजाओं ने समझौता किया। वह समझौता एक अभिलेख के रूप में था मध्य एशिया के एशिया माइनर के बोगजकोई में। जो वर्तमान की अगर बात करें मध्य एशिया, तो इंडोनेशिया, एशिया माइनर इंडोनेशिया को बोला जाता है। इंडोनेशिया के बोगजकोई में मित्ताली अभिलेख मिलता है। यहाँ पे 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। चारों देवताओं में से इंद्र, मित्र और वरुण और नासक, ये चारों देवताओं का संबंध ऋग्वैदिक काल के देवताओं से माना जाता है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे अभिलेख था मित्ताली अभिलेख। इस मित्ताली अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 देवताओं को उल्लेख मिलता है। कौन कौन देवता? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिलता है। इसके अलावा विदेशों से प्राप्त जो दूसरा अभिलेख है, जहां से हमें भारत के संदर्भ में जानकारी मिलती है, तो मेसोपोटामिया के सुमेरियन अभिलेख, मेसोपोटामिया के सुमेरी अभिलेख, सुमेरी अभिलेख में 4 स्थानों का जिक्र आता है। 4 स्थानों के जिक्र में से इसमें एक स्थान भारत का जो सिंधु है उसका भी जिक्र मिलता है। तो यहां से पता चलता है कि वहां पे भी, यानी मेसोपोटामिया के सुमेरियन अभिलेख से भी भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ये जो 4 स्थान थे, दिलमुन था, दिलमुन, मगन, मेलुहा, तो 3 स्थान थे, दिलमुन, मगन और मेलुहा। ये ध्यान रखिएगा, 3 स्थानों की चर्चा किया गया है। कहा? मेसोपोटामिया के सुमेरी अभिलेख में। दिलमुन का उल्लेख किया गया है बहरीन द्वीप से, यानी दिलमुन जो उल्लेख किया है वो वर्तमान का बहरीन द्वीप है।
मगन की बात किया जाए तो ओमान की बात होती है जहां मकरान तट है, यानी मकरान तट की उल्लेख किया गया है, मकरान तट या अभी ओमान इसे बोलते हैं। और मेलुहा का उल्लेख किया गया है सिंधु से। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कैसे यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे देखा मेसोपोटामिया के जो 3 अभिलेख है, जो मेसोपोटामिया का जो सुमेरी अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख में सिंधु शब्द किससे रिलेटेड है, तो मेलुहा से रिलेटेड, यानी वहां पे सिंधु के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस सुमेरी अभिलेख में। उसके बाद दिलमुन शब्द का उल्लेख किया गया बहरीन द्वीप से, और मगन शब्द का उल्लेख किया गया मकरान से या ओमान से। यानी यूपीएससी या यूपीपीएससी मिलाने के लिए भी प्रश्न आ सकता है। एक तरफ तीनों द्वीपों का नाम देगा, उसके बाद देगा उनका वर्तमान जो कंडीशन थी, वर्तमान स्थिति, यानी किसको इंडिकेट किया गया उसका नाम दे सकता है। यहाँ पे भी देगा कि चारों देवताओं का नाम दे सकता है, कौन सी देवता का उल्लेख नहीं किया गया था या किया गया था, इसमें से एक देवता को हटा करके दूसरा देवता दे सकता है। तो 2 ऐसे जो महत्वपूर्ण ऐसे अभिलेख रहे हैं जो विदेशों से प्राप्त होते हैं। एक अभिलेख और रहा है जो ईरानी शासक था दारा प्रथम, या उसे दारा वेहू भी बोला जाता है, इसे भी नोट करिएगा यहीं पे। विदेशी प्राप्त अभिलेख में ही तीसरे नंबर पे ईरान का शासक था, ईरानी शासक दारा प्रथम, या इसे बोलते हैं दायर वहू। दायर वहू का अभिलेख मिलता है, जो 3 अभिलेख मिलते हैं, पर्सिपोलस, बेहेस्तून और नक्शे रुस्तम। इन दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिलते हैं, और तीनों अभिलेखों में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके 23 प्रांतों का जिक्र किया गया है। उस 23 प्रांतों में कुछ प्रांत भारत के भी थे, यानी उसके 23 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। हमने बताया था कि ईरानी जो शासक थे वो भारत के काफी सिंधु वाले क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, उत्तर पश्चिम भारत में, जहां पर उन्होंने कब्जा किया था। तो ये 3 अभिलेख थे ईरानी शासक दारा प्रथम के। 3 अभिलेख है, पार्सिपोलस, बेहिस्तून और नक्श-ए-रुस्तम। इन तीनों अभिलेखों में कुछ 3 भारतीय जो है स्थानों का उल्लेख किया गया है। ये जो तीनों अभिलेख है वहां पे 3 भारतीय प्रांतों का उल्लेख किया गया है। माना जाता है कि ईरानी शासक जब आक्रमण करते तो लगभग 23 प्रांतों पे उनका उम्मीद था, यानी 23 प्रांतों पे उनका विस्तार था, शासन कर रहे थे। उन 23 प्रांतों में 3 प्रांत थे भारत के, यानी ईरानी शासक। हम लोग एंशिएंट में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब भारत पे पहला विदेशी आक्रमण देखेंगे, तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों का ही होता है। तो ये ईरानी उत्तर पश्चिम भारत के बड़े क्षेत्रों पे, 3 क्षेत्रों पे अधिकार कर लिए थे। इनका लगभग 23 प्रांतों पे पूरा शासन चल रहा था। उस 23 प्रांतों में 3 प्रांत भारत के थे। ये 3 प्रांत कौन कौन थे? एक था हिंदू बोला गया पहला प्रांत, में 3 भारतीय प्रांत थे। नंबर 1, इस प्रांत जो प्रांत है सिंधु वाला प्रांत था। समझ में आप लोगों को आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? उसके दूसरा प्रांत था गदर, दूसरा प्रांत था गदर, गदर गांधार था, ये भी उत्तर पश्चिम भारत था। और तीसरा प्रांत था सतगु, ये पंजाब वाला प्रांत था। सप्त सैंधो प्रदेश को सतगु बोला गया, जो पंजाब का क्षेत्र था। यानी 3 ऐसे विदेशी अभिलेख हैं जहां से भारत स्थान या भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं हम लोग भारतीय अभिलेखों के बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? भारतीय अभिलेख की बात किया जाए तो भारत का जो सबसे पहला अभिलेख था वो अशोक का अभिलेख था। भारतीय अभिलेखों की बात करें तो अशोक का अभिलेख सबसे पहले आता है, सबसे प्राचीन। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का अभिलेख माना जाता है। ये भारत में अभिलेख लिखने की जो परंपरा की शुरुआत की गई वो अशोक के द्वारा शुरू किया गया। और अशोक ने अभिलेख लिखने की प्रथा जो ली, यानी जिससे प्रेरित हुआ था, वो ईरानियों से ही प्रभावित था। यानी ईरानियों के अभिलेख लिखने से प्रभावित होकर के अशोक ने भी भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। यानी भारत का अगर सबसे प्राचीन अभिलेख बात किया जाए तो वो अशोक का अभिलेख था, जो ईरानियों से प्रेरित होकर के इसने अभिलेख लिखवाना शुरू किया। तो ध्यान रखिए, अशोक के जो अभिलेख थे, क्या भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा प्रारंभ किसने किया था? अशोक ने पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा
अशोक ने प्रारंभ किया। दूसरा, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा था, जो खोज किया टी पेनथेलर ने। टी पेनथेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को उसने पहली बार खोजा, यानी अभिलेख पहली बार जो खोजा गया टी पेनथेलर के द्वारा खोजा गया, क्योंकि अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन थे तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? टी पेनथेलर के द्वारा खोजा गया। जिस अभिलेख को खोजा गया था वह था दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा गया, ध्यान रखिए। उसके बाद अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहली बार जाता है अशोक के अभिलेख को पढ़ा पहली बार जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था और यह अभिलेख पढ़ा था दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख को पहली बार जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आता है कि अशोक के अभिलेख को किसने खोजा, अब अशोक के अभिलेख को किसने पहली बार पढ़ा, इसलिए इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अभिलेखों के बारे में मैंने बताया कि भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा अशोक ने ही शुरू किया और अशोक अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत ईरानियों से प्रेरित होकर के शुरू की। तो पहली बार यानी भारत में पहली बार ही भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हुए? अशोक के अभिलेख हुए। अशोक के अभिलेख को पहली बार खोजा था टी पेनथेलर ने और पढ़ा इसे ने पहली बार पढ़ा जेम्स प्रिंसप ने। टी पेनथेलर ने जिस अभिलेख को खोजा वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था और जेम्स प्रिंसप ने जिस अभिलेख को पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की वो दिल्ली टोपरा अभिलेख था। ध्यान रखिए, अशोक के अभिलेखों में अशोक ने जो अभिलेख लिखे थे उस अभिलेखों में उसने अपने नाम के साथ साथ कुछ उपाधियों का भी प्रयोग किया था। जिसे वह अपना नाम, कई अभिलेखों में अशोक के नाम नहीं मिलते बल्कि उसने अपने कुछ उपाधि दिए थे। जैसे सबसे फेमस उपाधि था देव नाम प्रियदर्शी उपाधि, ये ध्यान रखिए। तो अशोक के अभिलेख मैक्सिमम जो अभिलेख थे उसमें उसके नाम के स्थान पर क्या यूज किया गया था? देव नाम प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में पहली बार मास्की जो कर्नाटक में पड़ता है उस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके बाद नेत्तूर, उड़ेगुलम ऐसे कई सारे अभिलेख मिलते हैं जहां पे अशोक का नाम प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, तो अशोक के अभिलेखों में क्या था? अशोक ने अपने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किया। प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग देव नाम प्रियदर्शी उपाधि मिलता है। फिर बाद में पहला अभिलेख मिलता है अशोक का जिसमें अशोक का नाम मिला, यानी अशोक नाम का पहला अभिलेख, अशोक लिखा हुआ पहला अभिलेख पहला अभिलेख 1915 में मास्की अभिलेख में प्राप्त होता है। मास्की अभिलेख में प्राप्त होता है। ये जो मास्की अभिलेख है कर्नाटक में, यानी पहली बार अशोक लिखा हुआ जो अभिलेख मिलता है वो मास्की से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, यानी फर्स्ट अभिलेख जिसमें अशोक का नाम प्राप्त हुआ अशोक, वो मास्की से मिला। उससे पहले अशोक के अभिलेखों में उसकी कई उपाधियां मिलती है जिसमें देव नाम प्रियदर्शी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी पहली बार अशोक नाम का प्रयोग हुआ मास्की अभिलेख में। उसके बाद कई सारे अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है, जैसे कि गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद नेत्तूर अभिलेख मिलता है। नेत्तूर अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेख किया गया। कहाँ पे? जो है कि नेत्तूर अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेख किया गया। गुर्जरा अभिलेख है एमपी में, ये ध्यान रखिएगा। नेत्तूर और उड़ेगुलम ये दोनों अभिलेख है कर्नाटक में। यानी इन तीनों अभिलेखों में भी अशोक का नाम अशोक के रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले पूछता है प्रश्न, सबसे पहले अशोक नाम का अभिलेख यानी अशोक नाम यूज किया हुआ, प्रयोग किया हुआ किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो मास्की अभिलेख में मिलता है। उसके बाद गुर्जरा, नेत्तूर और उड़ेगुलम अभिलेखों में भी अशोक नाम
मिलता है लिखा हुआ। इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी बताइए। उसके बाद अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में होता था। प्राकृत भाषा में होता था, लेकिन इसके अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। जो लिपि होती थी अशोक के अभिलेख में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया था। ये 4 लिपि थी ब्राह्मी लिपि, उसके बाद था अरामाइक लिपि, अरामाइक लिपि, फिर था खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि, उसके बाद था यूनानी लिपि। यानी अशोक ने अपने अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, अरामाइक लिपि का प्रयोग किया, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया और यूनानी लिपि का प्रयोग किया। 4 लिपियों का प्रयोग अशोक ने किया। जो भाषा था अशोक की लिपि का वो था प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था। ये जो चारों लिपियां था, वास्तव में अशोक के सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिला हुआ है। सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं ब्राह्मी लिपि में मिला हुआ। ध्यान रखिए, अरामाइक लिपि का प्रयोग अशोक ने किया है तक्षशिला और काबुल में। यानी पश्चिमी भारत में हम जाएंगे, पश्चिम भारत में, तो वहां पे 2 स्थान पड़ता है, तक्षशिला और काबुल। आपको लिखना है, यानी तक्षशिला और काबुल। काबुल में अरामाइक लिपि का प्रयोग किया। ठीक। इसके बाद एक स्थान पड़ता है सर-ए-कुन्ना, ये भी पश्चिम भारत में ही पड़ता है, सर-ए-कुन्ना। यहां पे अशोक ने 2 लिपियों का प्रयोग किया, अरामाइक प्लस यूनानी, अरामाइक प्लस यूनानी। एक बचता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का उपयोग अशोक ने 2-3 जगहों पे किया, जैसे शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, 2 ऐसे स्थान है। शाहबाज गढ़ी, ये भी अभी पाकिस्तान में पड़ते हैं ये दोनों स्थान, शाहबाज गढ़ी प्लस मानसेहरा। यहाँ पे अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। यहाँ पे अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अशोक के जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न बनेंगे नहीं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि तक्षशिला में अशोक के जो अभिलेख पाए गए वो किस लिपि में था, तो आपको इसीलिए हमने बता दिया यहाँ पे तक्षशिला और काबुल में अशोक के जो अभिलेख पाए गए वो खरोष्टी लिपि में था। सर-ए-कुन्ना में जो अभिलेख मिला वो अरामाइक और यूनानी दोनों लिपि में था। सर-ए-कुन्ना में जो अभिलेख मिलता है, सर-ए-कुन्ना अभिलेख अरामाइक यूनानी का मिक्स था। ये सर-ए-कुन्ना पड़ता है कंधार में, पश्चिमी भारत में। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा 2 स्थानों पे जो अभिलेख मिलते हैं वो अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं। सबसे ज्यादा अशोक के जो अभिलेख लिखे हुए मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि मिलते हैं। अशोक के अभिलेख का जो भाषा था वो प्राकृतिक भाषा था और लिपि थी, 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी और यूनानी लिपि। ये ध्यान रखिएगा। तो अभिलेखों का जो श्रृंखला होगा अब अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। आगे के जो अभी ढेर सारे अभिलेख बचे हुए हैं, खारवेल का अभिलेख बचा हुआ है, रुद्रदामन का अभिलेख बचा हुआ है, समुद्रगुप्त का, कुमार गुप्त का, ढेर सारे अभिलेख हैं जहां से प्रश्न हर बार 1-2 प्रश्न वहां से आता ही आता है। ये ध्यान रखिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, ये वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बचे हुए अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद सिक्के देखेंगे, फिर मूर्ति देखेंगे, चित्रकला देखेंगे, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, ग्रंथ, उपनिषद वगैरह का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद लौकिक साहित्य में भी हम लोग आएंगे, तो ढेर सारे राइटरों के साहित्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। इतिहास आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ध्यान रखिए, आपके कमेंट ही हमारे ऊर्जा के स्रोत है। 1-2 लोग हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे वीडियो को डिसलाइक करें। ये 2 व्यक्ति कौन है, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये कौन व्यक्ति है। ये व्यक्ति दूसरे चैनल के लोग हैं जो पसंद नहीं कर रहे हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। यही 2 लोग हैं। हर वीडियोस में 2 लोगों ने डिसलाइक किया। हर वीडियो में आप लोग देखेंगे 2-2 लोग डिसलाइक कर रहे हैं। ये 2 लोग वही हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं। इनके डिसलाइक होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 2 लोग जो डिसलाइक कर रहे हैं वो हमें और अच्छा करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हम और अच्छा करें। तो आगे आने वाले समय में भी और भी बेहतर होने वाला है।
यानी इतना बेहतर हो जाएगा कि जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं, एक बार उंगली डिसलाइक पर जाने पे उनकी हाथ की उंगली कांप जाएगी कि हम किसको डिसलाइक करने जा रहे हैं। अभी कर रहे हैं, बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बस सकारात्मक रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए चैनल, लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज्यादा लोगों तक आप इस चैनल को पहुंचा सकते हैं उतना ही हम लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है, उतना ही बड़ा हम लोग कार्य करेंगे। ये आपका चैनल है तो आपको ही आगे लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ आपका है, आपको अपना समझ करके इसे आगे बढ़ाना है। तो आगे की वीडियोस का इंतजार करिए, जो नेक्स्ट वीडियो होगा कल। अभी धीरे धीरे चीजों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।